हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो सुनो विद ज्योति विनय कपूर। और आज एक बेहद खास मेहमान मेरे साथ है। वो व्यक्ति राजनीतिक गलियारे से भी ताल्लुक रखते हैं और साथ ही बाय प्रोफेशन वो एक डॉक्टर भी हैं। आपने उन्हें कई बड़े न्यूज़ चैनल्स में डिबेट में बैठे हुए देखा होगा, अपनी पार्टी का बचाव और दूसरी पार्टी पर हमला करते हुए देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अजय आलोक की, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आज मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आलोक आपका। जैसा कि मैंने जिक्र किया, आपका तेज तर्रारपन सभी को पता है, साथ ही आप तथ्यपूर्ण टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, विश्लेषण के लिए भी जाने जाते हैं। आपके नाम से पहले लगता है डॉक्टर अजय आलोक। ये डॉक्टर का राजनीति से क्या कनेक्शन, इसे मैं सबसे पहले समझना चाहूँगी। 12वीं पास करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज कम थी तो तुरंत प्रवेश नहीं मिला, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। कुछ दिन 3 महीने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिताए, तब तक एडमिशन हो गया तो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया महाराष्ट्र में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के डेज से ही, राधा स्कूल डेज से ही सामाजिक विषयों में, राजनीतिक विषयों में हमेशा से रुचि रही है। तो एक नेचुरल चॉइस था। लेकिन हाँ, हम लोग कोई ऐसे परिवार से नहीं थे कि जिसका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड हो या कुछ हो। तो हमेशा दिमाग में था कि अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबलाइज करके तब राजनीति में आएंगे जब आगे मौका मिलेगा। तो इसी क्रम में नरेंद्र मोदी जी, जो उस वक्त न मुख्यमंत्री थे ना प्रधानमंत्री, तो थे ही नहीं, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, वो जनरल सेक्रेटरी थे, उनसे मुलाकात हुई मेरी 99 में फिक्की के एक ऑडिटोरियम में। उनका कार्यक्रम में ऑर्गेनाइज कर रहा था, मैं इंटर्नशिप कर रहा था सफदरजंग अस्पताल से। तो उन्होंने भी पूछा कि जब राजनीति में आना है तो देर क्यों करना है। तो मैंने यही कहा कि सर, हम लोग को ऐसे परिवार से नहीं आते हैं कि राजनीति भी करूं और पैसा रुपये खर्चा भी चलते रहे, तो पहले खर्चे का इंतजाम कर लेते हैं, फिर राजनीति में आने की सोचेंगे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जब पूर्ण डॉक्टर बन गए तो मैंने अपना इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया, अपना हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया और भगवान की दया से सब ठीक रहा। तो 2004 में बिहार सरकार में नौकरी कर रहा था मैं एज अ ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर। उसको रिज़ाइन करके 5 में मैंने राजनीति शुरू की बीजेपी से। लेकिन बीजेपी में बनी नहीं, तत्कालीन बीजेपी नेतृत्व बिहार में बनी नहीं। फिर मैंने बीजेपी छोड़ दी, फिर करते करते जेडीयू और फिर वापस बीजेपी। मतलब सुबह का भूला शाम में वापस अपने घर में आ गया। वही मोदी जी के तो मैं जवाब लूंगी आपसे। एक मोदी जी से बड़ी नहीं, दूसरे मोदी जी के कारण मैं वापस आ गया जी। तो संक्षिप्त में यही यात्रा का विवरण है। जिस तरह से मैंने आपके बारे में जितना जाना, आप पूरी तरह से डॉक्टर बैकग्राउंड से हैं। पिता आपके एक बड़े जाने माने फिजिशियन हैं, यहाँ तक कि उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, और पत्नी भी आपकी बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। तो क्या कभी ऐसे जब परिवार होते हैं तो कोशिश होती है जो घर का बेटा है वो भी डॉक्टरी लाइन में ही जाए, वो इधर उधर ना जाए? तो क्या इस तरह का कुछ दबाव भी डॉक्टर अजय आलोक पे रहा? मुझ पे था। मेरी माँ चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मेरी बहन जो थी वो ऑलरेडी आर्ट्स लाइन लेके उसमें वकालत करने का मन बना लिया था। तो माई मदर वॉज वेरी इंसिस्टिंग कि नहीं, आई मस्ट बिकम अ डॉक्टर। तो मदर की ये इच्छा रहती थी कि बेटा मेरा डॉक्टर बने। हाँ। तो क्या इस चीज़ को लेके कभी नोकझोंक घर में हुई? माँ कहती थी क्यों राजनीति कर रहे हो, डॉक्टरी क्यों नहीं कर रहे? नहीं, डॉक्टर बनने के बाद कभी फिर राजनीति में जब मैंने आना चाहा तो मदर, फादर, वाइफ, एवरीबडी वे सपोर्टिव। उस वक्त नहीं, बस मदर की इच्छा थी कि 12th के पास नॉर्मल ग्रेजुएशन वगैरह नहीं, तुम मेडिकल कर लो। तो क्या आज भी प्रैक्टिस करते हैं, कभी मौका मिलता है? बिल्कुल करते हैं, टच में है। जो आपको एक पहचान मिली, ये माना जाता है कि नीतीश कुमार के जरिए, उनके काफ़ी फेवरेट भी आप रहे, नज़दीकी भी रहे, करीबी भी रहे, बावजूद इसके ऐसे क्या कारण बने जो अब मोदी परिवार के सदस्य बन गए? नहीं, देखिए, नीतीश जी के साथ में गया था तो नीतीश जी का एक विजन बहुत क्लियर था, कंप्लीट नो टू 3C, क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म, और कहीं ना कहीं नेशन फर्स्ट था। मेरे दिमाग में हमेशा से नेशन फर्स्ट रहा है। दल मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। राजनीति में झोला ढोने के लिए नहीं आए थे, राजनीति में कुछ काम करने आए थे ताकि एक पहचान बने। नीतीश जी के मामले में मैं ये कहूँगा कि देखिए, जब 15 में वो पहली बार आरजेडी के साथ गए तो उस गठबंधन का विरोध करने वालों में से मेरे अलावा कुछ ही लोग थे। एक आरसीपी सिंह थे कि नहीं चलेगा, हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिससे हम लोग लड़ के आए हैं, दल बनी समता पार्टी, फिर जनता दल, वो लालू के विरोध में बनी थी, तो फिर कैसे हम लोग लालू के साथ जाएं? लेकिन तमाम राजनीतिक कारण थे, मोदी जी का ऐसा बढ़ता हुआ विशाल कद था और एक अलायंस की, अदद अलायंस की ज़रूरत थी अगर मोदी लेड अलायंस को हराना था।
उसके तहत ये तय हुआ कि हम लोग बनाएंगे सरकार, जीतते हैं और इनकी नीतियों पे हम नहीं चलेंगे, ये हमारी नीति पे चलेंगे, जब तक चलेंगे तब तक चलेगा। और ये गठबंधन टूटने के बाद नीतीश जी ने कहा भी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि 19 महीने चल जाएगा, लेकिन हमने चला लिया। तो ये ख़त्म हुआ कहानी। उसके बाद आई नोटबंदी की बात। नोटबंदी चूँकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठाया हुआ एक कदम था, तो मैंने उसका समर्थन किया सबसे पहले पार्टी में। तो पार्टी में कुछ कुछ तरह की बातें हुई कि इसने पहले कैसे कर दिया, नीतीश जी ने एक दिन के बाद किया, ये है वो है। मुझे बोला गया, मैंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया कि ठीक है आपको दिक्कत है लीजिए, लेकिन मेरे विचार नहीं बदले। फिर मुझे 6 महीने बाद फिर उन्होंने प्रवक्ता बनाया। अलायंस जब टूटने लगा लालू जी से, तो फिर मुझे प्रवक्ता बना लिया, फिर मैं बन गया। फिर 19 के बाद मैंने ममता बनर्जी पे एक कमेंट किया, क्योंकि इंडिया की सरकार थी, कि ममता बनर्जी मिनी पाकिस्तान बना रही है। जब उनके एक मंत्री ने कहा ये देखो मेरा मिनी पाकिस्तान कलकत्ता के एरिया को दिखा, तो इंटेंशनली किसी ने टेलीग्राफ में अगले दिन हेडलाइंस पे चला दिया कि जेडीयू स्पोक्स पर्सन कॉल्स इट एज अ मिनी पाकिस्तान। लेकिन 19 के चुनाव के बाद सुगबुगाहट होने लगी थी कि नीतीश जी खुश नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों ने मंत्रिमंडल ज्वाइन नहीं किया था। सुगबुगाहट थे कि नीतीश जी अलग आएंगे। तो उस केस में ममता बनर्जी पर टिप्पणी उचित नहीं थी, कि राजनीतिक कंटेक्स्ट में ये टिप्पणी अभी उचित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मुझे हटा दिया गया, कहा गया कि आपने ऐसे कहा वैसे कहा, मतलब छोड़ दो, फिर छोड़ देते हैं। आपको नज़दीक से जानने वाले ये मानते हैं कि आप बड़े तुनक मिजाजी हैं, गुस्सा बड़ी जल्दी आपको आ जाता है, और साथ ही लोग ये भी कहते हैं कि आप एम्बिशियस भी हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी आपकी रहती हैं। क्या ये भी कुछ वजहें रहीं कि आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी और फिर घर वापसी? नहीं, मैं ये नहीं हूँ। मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जेडीयू में मैंने एक भी चुनाव नहीं लड़ा। वो चाहते थे 2015 में मुझे लड़ना। मैंने कहा कि मैं विधानसभा नहीं लड़ूंगा आपसे, मैं विधानसभा लड़ने नहीं आया हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आपने एलजेपी इसीलिए ही ज्वाइन की थी क्योंकि आपको चुनाव लड़ने थे। नहीं, वो 2005 की बात थी। हाँ बीजेपी में 2005 फरवरी में शुरुआत की ही बात कर रही हूं। बीजेपी 2005 से फरवरी में बीजेपी को जिस सीट से मैं लड़ना चाह रहा था, उसमें बीजेपी को 3200 वोट आए थे। सुशील मोदी जी की आज्ञा से मैं 10 महीने तक उस क्षेत्र में मैंने काम किया। बीजेपी जेडीयू सबका झंडा लेके, एनडीए का झंडा लेके मैंने खड़ा किया। लास्ट मोमेंट पे वो जातिगत एडजस्टमेंट के तहत उन्होंने वो सीट बहुजन समाज पार्टी के प्रेसिडेंट को दे दी, बीजेपी ज्वाइन करवा दी। तो मैंने तो 11 महीने जनता के बीच में काम किया था, मुझे अपनी पहचान बनानी थी, और मैं लड़ता ही चुनाव। लोजपा का तो उसका जन्म हुआ था। लोजपा का ना कोई संगठन था 2005 में, ना कोई आदमी था। पासवान की आबादी बिरादरी की मात्र 1500 की होगी। लेकिन मौका मिला वहाँ टिकट, मुझे वहाँ टिकट मिला। टिकट उन्होंने दिया, बोला कि आपको लड़ना है, आप हमारी पार्टी से लड़ो, क्योंकि मेरे संबंध सभी दलों से थे। हम लड़ गए, दोनों का फायदा था। लोजपा वहाँ पे खड़ी हो गई और मुझे 12,000 वोट मिले थे। 12,000 वोट में बीजेपी के चारों कैंडिडेट जिले में हार गए। फिर मुझे वापस बीजेपी में लोगों ने ले लिया। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व उस वक्त जातीय समीकरण नीतीश के नीचे इतना उलझा हुआ था, उसके ऊपर वो देख नहीं पा रहा था। तब मैं संपर्क में आया बहुजन समाज पार्टी के, बहन जी के संपर्क में आया। मैंने बीएसपी ज्वाइन की, 4 साल में बीएसपी में रहा। और बीएसपी में सही मायनों में ज़मीन की राजनीति मैंने देखी जब मैं गांव में रहा, कैडर क्लासेस किए। और एक नहीं, लगभग उत्तर प्रदेश और बिहार के मिला के 18 जिलों में मैंने प्रवास किया, लोगों की समस्या जानी, देखा कि पानी में कीड़े कैसे होते हैं, उसको उबाल के फिल्टर करके लोग कैसे पीते हैं। शौच करने के लिए हर महिला को सुबह से लेकर शाम तक का अंधेरा डूबने का इंतज़ार करना पड़ता है, तब वो जाती हैं शौच करने। उसमें भी रात में अगर गाड़ी की लाइट्स पड़ गई तो सब कोई को खड़ा हो जाना पड़ता है, शौच करते ही करते। तो ये सब आप जब तक उस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे, जब तक आप उस बीच में रहेंगे नहीं। तो बहुजन समाज पार्टी में रह के मैंने ये चीज़ महसूस किया। बीएसपी में मैं चुनाव लड़ा, मुझे 32,000 वोट आए, 2100 वोट से मैं हार गया। उसके बाद नीतीश कुमार जी, आरसीपी सिंह, सब कोई मेरे पीछे हो रहे कि तुम यहाँ आओ। सुशील मोदी उस वक्त बोले कि बीजेपी में आ जाओ। 12-13 में देश की परिस्थितियाँ बदल रही थी, बिहार की परिस्थितियाँ बदल रही थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का उदय हो रहा था। मैं फिर बीजेपी में ही जाता, लेकिन चूंकि सुशील मोदी थे तो मुझे लगा कि फिर जाके यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं जेडीयू में आया। जेडीयू में भी आके मुझे प्रवक्ता सीधे नहीं बना दिया गया कि मैं आया प्रवक्ता बन गया ना। जेडीयू में जब मैं आया तो 128 महासचिव होते थे। एक कहानी बहुत मशहूर थी कि टीवी स्टूडियो के अंदर से एक पत्थर मारो तो एक पत्थर गिरेगा जाके जेडीयू के गाड़ी पे। तो मैं महासचिव बन गया। तो बाई चांस एक दिन टीवी शो में, क्योंकि मेरे मीडिया के काफ़ी लोग मित्र थे, टीवी शो में एक भूपेंद्र चौबे जी का शो आने वाला था, इंग्लिश में शो था।
हमारे यहाँ से इंग्लिश रिप्रेजेंट करने वाले एक ही दो नेता होते थे, बाई चांस दोनों एब्सेंट थे। तो मुझे कहा गया, मुझे उसने कहा कि तुम बैठ जाओ, तो हम बैठ गए। हाँ, जब हम बैठ गए तो हम अच्छा बोले तो लोगों ने नोटिस किया, फिर अगले दिन बुला लिया, फिर नोटिस हो गए। फिर सागरिका घोष के शो में बैठ गए, सामने रविशंकर बैठ गए। किसी बात पे रविशंकर गुस्सा के डिबेट छोड़ के चले गए तो मेरी टीआरपी बढ़ गई। उसके सब लोग बुलाने लगे। तो नीतीश जी को दिल्ली के कुछ जर्नलिस्ट लोगों ने बोला कि आपके यहाँ कौन नया लड़का आया, तो अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलता है। एंड बिहार में जेडीयू आरजेडी जैसी पार्टी में आप अंग्रेजी बोलिएगा तो आपकी वैल्यू ऐसी बढ़ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि है ही नहीं कोई अंग्रेजी कोई बोलने है ही वाला। नहीं। तो नीतीश जी ने कहा इसको प्रवक्ता बना दो, तो ऐसे में प्रवक्ता बन गया। उसी तरह फिर धीरे धीरे ऐसी कहानी बढ़ती गई। तो क्या माने ये जो बोलने की आपके अंदर कला है या जो शैली है, ये बचपन से ही है ये हुनर, या फिर प्रवक्ता की जो जिम्मेदारियां मिलती गई इसने और निखार कर दिया? नहीं, मैं कहूँगा कि समथिंग जेनेटिक। माय फादर इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, इज़ अ वेरी गुड ओरेटर। वो बहुत अच्छा बोलते हैं। बचपन से, स्कूल डेज से हम और मेरी बहन दोनों, हम लोग कॉलेज के डिबेट में, डिक्लेमेशन में, हर जगह एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे। दिल्ली स्कूल ऑफ डिबेट्स में जो स्कूल लेवल से होता था, उसमें हमेशा मेरी रैंकिंग फर्स्ट और सेकंड रहती थी। बाईलैंग्वेज, मतलब बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। तो बोलने की ठीक थी। अब चूँकि सामाजिक विषयों में इंटरेस्ट था तो इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र करते कराते सब मिक्सचर काम आ जाता है। और प्रशांत किशोर बेहद करीबी थे नीतीश कुमार जी के, उन्हें राजनीति का चाणक्य भी माना जाता था। तब भी उन्हें आपने कोरोना वायरस कह दिया था। आपके घर में जब बिहार में बाढ़ आई 2019 में, आप हालांकि उस वक्त नीतीश जी के साथ ही थे, अभी आपने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी थी, बावजूद इसके आपने तीखा हमला नीतीश जी पर बोल दिया था। ये सब क्या वाक्य है? नहीं, बाढ़ के समय तो मैंने तीखा हमला नहीं बोला था। बाढ़ के समय मैंने बोला था कि इस तरह से बारिश आ गई पटना में 12 घंटे के अंदर में लगभग 14 mm की। नहीं तो प्रेजेंट तो आपको इसी तरीके से किया गया कि आपने वो नीतीश जी के presentation खिलाफ तो खैर- बोला। प्रेजेंटेशन तो खैर मीडिया का काम है। मैंने जो बोला, मैंने ये बोला कि इतनी बारिश आ जाए न्यूयॉर्क में तो न्यूयॉर्क डूब जाएगा। नीतीश जी क्या भगवान हैं, इंद्र भगवान के ऊपर कैप्चर कर लेंगे, ये तो किसी के यहाँ हो सकता है। प्रशांत किशोर के ऊपर जहाँ तक रहा, तो प्रशांत किशोर मेरे हिसाब से कभी राजनीतिज्ञ थे ही नहीं। इसी को जिस आदमी को ये गुमा हो जाए कि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाता है, तो इसका मतलब उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। प्रधानमंत्री, एक स्ट्रैटेजिस्ट अगर ये सोचे कि मेरे कारण ये बन गए और उस आदमी का ही सारा रोल है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अहम ब्रह्मा जिसको भी कॉन्सेप्ट आया वो गया। आज क्या कर रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं ना, गली गली हर जगह जन सुराज जगा रहे हैं। क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, अब विधानसभा लड़ेंगे। अभी 1 साल से बैठ के यात्रा करके क्या कर रहे हैं? अपनी पार्टी का नाम भी उन्होंने जन स्वराज ही रखा है। कौन सा स्वराज है उनके पास? उनकी प्रॉब्लम है। मैंने कोरोना वायरस इसलिए कहा उनको क्योंकि जिस दल में गए उस दल को डुबाने का प्रयास किया। जिस तरह का चलन इन दिनों राजनीति में चल रहा है, कभी मछली, कभी सत्तू, कभी संतरा, मैं मटन बहुत मटन भूल गई आप। नहीं, मटन भी है, ये सब इसी में इंक्लूड है। मेरा सवाल ये है आपसे कि बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिएगा डॉक्टर साहब, कि क्या आज की राजनीति में ये सब मुद्दे लेकर आना या किसी की खाने की थाली को राजनीति से जोड़ना या हिंदुत्व से जोड़ना, क्या ये उचित है? मान लीजिए, एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। ये नवरात्रा के दौरान हमारी ईद के पहले का जो रोज़ा इफ्तार चल रहा है वो भी चल रहा था। अगर मैं पोक कबाब रोज़ा इफ्तार में खाते हुए वीडियो पोस्ट करूं, मेरी हिम्मत है? अगर मैं ऐसा करूं ये कहते हुए कि ये सूअर का मांस है, मैं खा रहा हूं, खाओ, तुमको खाने की कोई रोक नहीं है, लेकिन आप ऐसा करेंगी? कोई ऐसा करेगा? आपको मछली खाना है नवरात्रा में, आप खाइए, उसको वीडियो में डालने की ज़रूरत क्या है? आपको सावन में मटन खाना है, आप खाइए, कोई मना नहीं करता है। उसको वीडियो बनाते हुए, दिखाते हुए इतना समय है आपके पास। आप फुल टाइम राजनीतिज्ञ अपने आप को कहते हैं, 24/7 पॉलिटिशियन हैं, और आप कैमरा को, जिस तरह आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, 3-3 कैमरा लगा के, 5 कैमरा लगा के, लाइट्स लगा के, उसको मटन बनाते हुए दिखा के खाया कि आप किसको मैसेज देना चाह रहे हैं? हेलीकॉप्टर में बैठ के, जिस हेलीकॉप्टर का किराया, समाजवादी हैं ये लोग, समाजवादी, गरीब गुरबों पिछड़ों की बात करते हैं, जिसके लिए कोई नहीं है उनके साथ रहते हैं, लंबोर्गिनी पे चलते हैं। हेलीकॉप्टर जो पर डे 3 लाख रुपए लगते हैं, हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी हैं, है ना? लेकिन लोग तो ये कहते हैं और मछली उन्होंने खाई, कांटा बीजेपी को चुभ गया। बीजेपी को कोई कांटा नहीं चुभा, कांटा उन्हीं को चुभा, इसलिए बाद में एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया। ये किसको आप चिढ़ा रहे हैं, किसको खुश कर रहे हैं, बस एक ही लाइन का तो प्रश्न था।
चिढ़ा रहे हैं हिंदुओं को, सनातनियों को, अब खुश किसको कर रहे हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देश में जो तुष्टीकरण चलता है ना, इसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। आपको कोई हक नहीं है कि दूसरी कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप आघात पहुंचाएं। आपको जो करना है अपने घर में कीजिए ना, चुपचाप से बैठ के। कोई आपके घर में झांकने जा रहा है, आप घर के अंदर क्या करते हैं, नहीं करते हैं, किसी ने नहीं पूछा। आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन? मैं नॉन वेजिटेरियन। आप नॉन वेजिटेरियन है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि कभी आप खाएं पिएं और उसे कभी कोई मुद्दा बना दिया जाए? बिल्कुल, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं ऐसा काम क्यों करूँगा? क्योंकि मैं पब्लिक लाइफ में हूँ। मैं ऐसा काम क्यों करूँगा कि मैं किसी को मुद्दा बनाने का मौका दूँ? अगर आज मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ इस सावन के महीने, नवरात्रा के दौरान, कि मैं मटन मछली खा रहा हूँ, तो मुझे क्या बड़ा सुख सात्विक समझेंगे? बीजेपी नेता ये कहते हैं जिसने राम का साथ दिया उसे राम का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन विरोधी ये कहते हैं अगर राम के आशीर्वाद के लिए आप लोग इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो फिर कई दूसरे राजनीतिक दल या जो पहले आपके विरोधी रहे उनको पार्टी में लाने की क्या ज़रूरत है? मेरा इशारा जयंत सिंह की तरफ है। देखिए, ऐसा है कि राम हमारे लिए कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहे, ना ही चुनावी मुद्दा रहे। राम हमारे लिए हमारी अंतिम श्रद्धा जहाँ पे ख़त्म होती है और पहली श्रद्धा जहाँ शुरू होती है, वहाँ पे भी राम थे, यहाँ पे भी राम है। तो राम को हमसे अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारे लिए राजनीति का चुनावी मुद्दा तो है ही नहीं। हम एक राजनीतिक दल हैं, हम यहाँ कोई झाल बजाने नहीं आए, कीर्तन करने नहीं आए। जब हम राजनीतिक दल हैं तो राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से उस राज्य की और देश की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से समझौते करते हैं, और समझौते करते हैं अपनी शर्तों पे कि वो जिससे समझौता कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पे ही चलेगा। नेता हमारे नरेंद्र मोदी ही हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत बड़ा अंतर है घमंडियों में, हमारे में। एनडीए का जिससे भी गठबंधन हुआ आप सबको देख लीजिए, हर कोई बोलेगा कि नेता नरेंद्र मोदी हैं, एनडीए 400 पार, भाजपा 370 पार। घमंडियों में अगर एक आदमी आपको नेता बोल दे कि हमारे नेता ये हैं, नहीं, कितने पार नहीं पता है, करना क्या है, मोदी को हटाना है। नेगेटिव एजेंडा वर्सेस पॉजिटिव एजेंडा, वाइब्रेंट इंडिया वर्सेस डिमोरलाइज्ड इंडिया, चाहिए क्या आपको? पहले कोई कितना ही भ्रष्टाचारी है, कितना ही दागी है, लेकिन बीजेपी की लॉन्ड्री में आके मोदी नाम की वॉशिंग मशीन में धुल के हर कोई साफ सुथरा हो जाता है, उसकी सारे दाग धब्बे सब हट जाते हैं, सब भ्रष्टाचार साफ हो जाता है। इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं ये कितने उचित? चिपक नहीं रहे हैं, दिक्कत ये है। आरोप तो लगाएंगे ही, चिपकते नहीं हैं। पहली बात, इसी आरोप लगाने के चक्कर में मान लिया कि उनके पास जितने लोग थे सब भ्रष्टाचारी थे। तो भ्रष्टाचारी तो एक अब मिनट, बीजेपी पहले में तो भी आ रहे पहले हैं। तो उन लोगों ने मान लिया ना कि हमारे पास थे तो भ्रष्टाचारी थे, इसलिए हमारे पास आ गए हैं। पहले तो खुद का भ्रष्टाचार मान लिया। दूसरी बात बताइए, हमने बचाया किसको? किसको बचाया हमने? हेमंत बिश्वा शर्मा का बार बार नाम लेते हैं, एक केस नहीं है उन पर। लीगल नोटिस उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को भेजा है कि मेरे पे एक केस नहीं है, आई वॉज ओनली देयर एज अ विटनेस, एंड विटनेस पे केस नहीं होता है। उन्होंने लीगल नोटिस उसको भेजा है इंडियन एक्सप्रेस को, जवाब देगी इंडियन एक्सप्रेस। खुलेआम केजरीवाल को आके दिल्ली में बोला था, जरा मेरा एक बार नाम लेके बताओ, तुमको बचाता हूँ मैं कोर्ट में। ये लोग तो माफ़ी मांग के थक गए हैं। दूसरा नाम लेते हैं अजीत पवार, छगन भुजबल। अजीत पवार, मैं एक एक करके मेन लीडर्स की नाम लेता हूँ। अजीत पवार तो छगन भुजबल के साथ ही आए थे ना। अजीत पवार का नाम लेते हैं। महाविकास अघाड़ी की सरकार जब बनी 2020 में, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने, महाविकास अघाड़ी की सरकार ने 3 दिन के अंदर अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी। ईडी के 3 केस चल रहे थे, ईडी ने एक केस में क्लीन चिट दी, 2 केस अभी भी चल रहे हैं। हमने क्या ईडी का केस खत्म करवा दिया? क्या ईडी के केस में सुनवाई नहीं हो रही है? लेकिन इसके भी आरोप लगते हैं, ईडी, सीबीआई, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको आप अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया कल, बड़े क्लियर शब्दों में उन्होंने बताया कि ईडी के 2004 के बाद से आए हुए केसेस में सिर्फ 3% केस राजनेताओं पे हुए। उस 3% केस में 95% केस मान लीजिए आप विपक्षियों पे हुए। 2G हो, 3G हो, 4G हो, जीजा जी हो, नेशनल हेराल्ड हो, सारे जी तो इसी में निकले हैं। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ सबूत है तो कृपया करके कोर्ट में जाइए। अगर हम जांच नहीं करवा रहे हैं तो ईडी नहीं कर रही है, सीबीआई नहीं कर रही है, कोर्ट में दीजिए। कोर्ट ऑर्डर कर देगा ना, कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि भाई सीबीआई मॉनिटर इंक्वायरी कर लो। आप वो भी नहीं कर रहे, लो। अब देखिए एक और उदाहरण बताता हूँ। कर्नाटका में हमारी सरकार गई, इनकी सरकार आई। ये लोगों में क्या कहते थे, 40% की सरकार। तो भाई 40% हम जनता का ही ना खा रहे थे। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग किसके पास होती है? राज्य सरकार के पास होती है। इकोनॉमिक विंग ऑफेंस विंग से जांच करवा के सारे 40% ही को बंद, जेल में क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? 1 साल हो गया, क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो करते हैं, क्योंकि हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है ये पैसा जनता का पैसा है और जिसने भी खाया है उसको लौटाना पड़ेगा।
इस चुनाव के बाद भी भ्रष्टाचार पे कार्रवाई बंद नहीं होने वाली है, बहुत लोग जेल जाने वाले हैं, अभी कुछ ही गए हैं। साउथ की आपने बात करी, अन्नामलई जिन्हें सिंघम कहा जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं या जिस तरह की उनकी ईमानदार छवि है, उससे भी बीजेपी को वहाँ बहुत फ़ायदा मिला है। तो क्या यहाँ पर क्रेडिट सिर्फ अन्नादुरई को देना सही है, या जो कई सालों का स्ट्रगल बीजेपी का साउथ में, तमिलनाडु में रहा, उसको भी इसका श्रेय जाता है? बिल्कुल, संगठन को तो श्रेय, आप बिना संगठन के आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। अब जैसे आज ही आप देखिए, हमारे देश में स्थायित्व नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी वो चेहरा हैं जो आगे होता है तो संगठन में एक ऊर्जा भर जाती है, कार्यकर्ताओं में आग लग जाती है। एग्जैक्टली वही रेप्लिका हो गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हमारा संगठन था, लेकिन ऐसा चेहरा नहीं था जो एक होता है ना, पेट्रोल में माचिस कौन लगा रहा है। तो तमिलनाडु की आग लगाने वाली हमारे संगठन को अन्नामलाई, उनके नेतृत्व में हमारे सारे संगठन के कार्यकर्ता की ऊर्जा बढ़ गई है। और एक कोई 11 बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ही। तो आज इसीलिए जो तमिलनाडु में लोग कहता था कि मैटर इज क्लोज, डोर इज शट, आज सब कह रहे हैं कि तमिलनाडु में बहुत अच्छा जा रहा है। सीट्स कितनी आएंगी, कोई कह रहा है 12, कोई कह रहा है 2, कोई कह रहा है 4। तो इसको मैं पॉजिटिव डेवलपमेंट मानता हूँ। पहले तो तमिलनाडु की हम पे बात ही नहीं होती थी, अब तो इतनी बात होने लगी ना। तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, कि दरवाज़ा खुलना तय है। अब खुल के दरवाज़ा के अंदर कितना मिलेगा वो भी तय नहीं है, लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि 4 जून को 4 जगह से अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे। 4 जून 4 जगह, 4 जगह कौन कौन से होंगे? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आंध्र। ये 4 जगह के रिजल्ट देख के सारे पोल पंडित्स का दिमाग घूम जाएगा। बिल्कुल, तो ये डॉक्टर अजय आलोक का विश्लेषण है। मेरा विश्लेषण नहीं, मेरी भविष्यवाणी है, ये सही होगी। चुनावी बॉन्ड, जिसको लेकर भी विरोधी आपको घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आने वाले समय में एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा। वो तमाम भ्रष्टाचारी, वो तमाम दागी, बस उन्हें चुनावी बॉन्ड भरवा दिया जाता है और वो पाक साफ हो जाते हैं। चुनावी बॉन्ड में अभी तक जो लिस्ट आई है उसमें लगभग 100 कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड खरीदे। उस 100 कंपनी में से 16 कंपनी सिर्फ ऐसी हैं जिसने बॉन्ड खरीदने के पहले या खरीदने के बाद सीबीआई इंक्वायरी हुई। सिर्फ 16 कंपनी। उस 16 कंपनी ने जो चंदा दिया है चुनावी बॉन्ड का, उसका सिर्फ 37% बीजेपी के पास है, जो कल प्रधानमंत्री ने बताया। 63% घमंडियों के पास ही है। ये कैसे हुआ? रूलिंग पार्टी हम, देश में रूलिंग पार्टी हम, 18 राज्यों में हमारी या एनडीए की सरकार, हमें सिर्फ 37%, 67% कहीं और। इसका जवाब पूछिएगा तो जवाब नहीं मिलेगा आपको, इसका जवाब नहीं मिलेगा। दूसरी बात, चुनावी बॉन्ड आज इसलिए पता चल पाया क्योंकि ये सफ़ेद धन है। जिसने दिया उसकी भी बैलेंस शीट में है, जिसको मिला उसकी बैलेंस शीट में है, कोई मना नहीं कर सकता है। ये माना जाता है कि बीजेपी कोई भी काम जब करती है बहुत प्लानिंग के साथ करती है। एक इलेक्शन आपका खत्म होता है, दूसरे इलेक्शन की तैयारी हो जाती है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम बहुत ऑर्गेनाइज पार्टी हैं और हमारा संगठन भी बहुत बड़ा है, जो कि हमारी ताकत है। हमारा थिंक टैंक है, अलग अलग सेक्टर्स के थिंक टैंक हैं, और हम जानते हैं कि भारतीय राजनीति में आज की तारीख में चुनाव के लिए तो आपको तैयार रहना ही पड़ेगा ना। अभी आप मई जून में ये इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, नवंबर में आपका हरियाणा के चुनाव आ जाएंगे। कितना महीना बचा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने। 4 महीने में फिर से आप रिगरस एक्सरसाइज शुरू कीजिए। कैंडिडेट कौन रहेगा, क्या अलायंस क्या होगा, नहीं होगा, करना है नहीं करना है। नहीं करेंगे तो बढ़ेंगे कैसे? जो नवंबर में निपटेंगे, फरवरी में दिल्ली का चुनाव आ जाएगा, झारखंड का चुनाव आ जाएगा, दिसंबर जनवरी आपके पास टाइम बचा। तो लगता है थोड़े से फ्री रहेंगे जब वन नेशन वन इलेक्शन। एग्जैक्टली, देश काम ही नहीं कर पाता है। उसका रीज़न बता रहा हूँ आपको ज्योति जी। आप ये देखिए कि अब दिल्ली के चुनाव होंगे, देश के कम से कम 10 राज्यों से IAS का प्रोविजन हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जर्वर बना के। उन 10 राज्यों में वो अफसर नहीं रहेंगे, उस विभाग का काम लटक गया। इसी तरह हर विभाग के चुनाव में होता है। आप मामूली मोबिलाइजेशन नहीं होती है चुनाव में, अफसरों का मोबिलाइजेशन होता है, आर्म फोर्सेस की मोबिलाइजेशन होती है, लॉजिस्टिक्स का मोबिलाइजेशन होता है। देश की प्रगति कहीं ना कहीं हैम्पर करती है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, 2 महीने में सारा काम निपटा के फिर 5 साल कम से कम जो भी सरकार चुन के आए, चाहे राज्य में या देश में, वो देश के प्रगति के लिए काम करे ना। वन नेशन वन इलेक्शन ये पहले होता ही था। तो कांग्रेस ने धारा 356 का बेवजह इस्तेमाल कर करके 150 से बाद ज़्यादा बार सरकारें गिरा दी। तो इसके कारण सारा इलेक्शन का टाइमिंग इधर से उधर हो गया। नहीं तो वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की ज़रूरत है। वोटर को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? लोकतंत्र का पर्व वोटिंग, इसको लेकर क्या कुछ संदेश? सब लोग निकल के अपने वोट का बिल्कुल इस्तेमाल करें
मतदान एक पर्व की तरह होता है, पर्व की तरह मनाइए और बिल्कुल जिसको चुनना है आंख मूंद के चुनिए, आंख बंद कीजिए, सोचिए भारत का भविष्य कहाँ है, वोट अपने आप आ जाएगा। इन चुनावी माहौल में हमें ये टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगी तो आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।